स्टडी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉजेज़ ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए और इवन बाकी एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली फॉर पीसीएस, क्योंकि पीसीएस में इवन प्रीलिम्स में भी ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है। सो स्पेशली फॉर पीसीएस एंड इवन फॉर द स्टूडेंट्स, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन के कॉजेज़ को आज हम स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उसको करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में यहाँ पे देखेंगे कि क्या इनका सिस्टम था, क्या नहीं था। अब जब भी हम बात करते हैं अमेरिका की, तो हमारे मन में यूरोपियंस की इमेज आती है, एक वर्ल्ड पावर की इमेज आती है, एक बहुत अच्छी कंट्री की इमेज आती है। बट क्या अमेरिका शुरुआत से ऐसा ही था? ये वर्ड कहाँ से आया, यहाँ पे यूरोपियंस कहाँ से आए, आज़ादी का मसला कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो है, अमेरिका वर्ड कहाँ से आता है, वेयर डज दिस वर्ड कम फ्रॉम, डैट इज़ अमेरिका। तो ये वर्ड आता है एक इटालियन एक्सप्लोरर के नाम से, जिसका नाम था अमेरिगो। अमेरिगो नाम के शख्स थे जिनके नाम से अमेरिका का वर्ड आता है, वो इटालियन थे। इटालियन, तो ये जो फैक्ट आपको याद होना चाहिए, इटालियन एक्सप्लोरर थे और डिस्कवरर थे जिन्होंने पूरा मैप किया था कॉन्टिनेंट को, स्पेशली यूएस वाला जो आज पोर्शन है। तो इन्हीं के नाम पे रखा गया है द नेम अमेरिका। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने पहली बार एक टर्म दिया, जिस टर्म को बोला जाता है द न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया, द न्यू वर्ल्ड। अब आप बोलोगे कि नई दुनिया कहाँ से आ गई, अर्थ तो वही है। तो ये ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड का कंसेप्ट कहाँ से आता है? अब देखो, आज हमारे पास है सैटेलाइट्स, गूगल, एआई और पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, लेकिन उस टाइम पे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो यूरोपियंस को, स्पेशली जब हम बात करते हैं ये सारी डिस्कशन की, तो यूरोपियन सेंटर की हम बात कर रहे हैं कि यूरोपियंस को नहीं पता था कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप के अलावा भी कोई कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जिनको आज हमने नाम दिए हुए हैं, इनके बारे में उनको बिल्कुल नहीं पता था। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो स्पेन के राजा से परमिशन लेके ढूंढने तो इंडिया को निकले थे, लेकिन वो पहुंच जाते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ऊपर। वहाँ पे जो आइलैंड्स है, सेंट्रल अमेरिकन आइलैंड्स है, सबसे पहले वहाँ लैंड करते हैं। तो उसके बाद अमेरिकाज जो हैं वो यूरोपियंस ने डिस्कवर किए। डिस्कवर करने का सिंपल यहाँ पे मतलब है कि यूरोपियंस की नॉलेज में जब ये चीज़ें आई, तो तब इनको नाम दिया गया द न्यू वर्ल्ड। तो ये टर्म भी अमेरिको ने दी, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स के लिए जो टर्म है कहीं ना कहीं यूज़ की जाती है। तो ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब जो अमेरिकन्स हैं, जो आज वहाँ पे अमेरिकन्स हैं, वो वही हैं जो इस कॉन्टिनेंट पे 400-500 सालों से रह रहे हैं। अब आप बोलोगे उससे पहले वहाँ पे कोई नहीं रहता था, लोग रहते थे। वहाँ पे ट्राइबल्स रहते थे, नेटिव लोग रहते थे, जिनको गोरों ने नेटिव इंडियन नाम दिया हुआ था, नेटिव इंडियंस। क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया को ही ढूंढने निकला था, तो वहाँ पे जो भी ओरिजिनल रहने वाले लोग थे उनको नेटिव इंडियंस का टाइटल दिया, या फिर इवन रेड इंडियंस का भी टाइटल दिया। लेकिन जैसे ही यूरोपियंस अमेरिका में जाना शुरू हो गए, तो उनके बाद वो अपनी बीमारियां भी उस एरिया में ले आए, जिसकी वजह से नेटिव इंडियंस की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा कम होनी शुरू हो गई। और भी कारणों से इनका जो डेसिमेशन है, जो आप कह सकते हो कि कत्लेआम कह लो, या फिर उनकी पॉपुलेशन का जो खात्मा है वो धीरे धीरे होने लगा। तो अमेरिका, स्पेशली यूएसए की बात करते हैं, तो ये 500 साल पहले बसना शुरू हुआ था, जब यूरोपियंस ने यूरोप छोड़कर कई कारणों से इस लैंड की तरफ जाना शुरू किया। तो जो आज यूएसए आपको दिखता है, वो यूएसए में जो लोग हैं वो 500 साल से पहले के लोग नहीं हैं। तो ये बहुत ही न्यू देश है, और यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, मोर और लेस दे आर फिनिश्ड। तो ये बेसिकली अमेरिका की हिस्ट्री की बात होती है, तो ये यूरोपियन हिस्ट्री ही है, क्योंकि एट द एंड ये लोग डिसेंडेंट्स यूरोपियंस के ही हैं। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन की जब बात होगी, तो आपको ये समझ में यहाँ पे आना चाहिए कि हम अगेन यहाँ पे यूरोपियंस की बात कर रहे हैं। और जब इंडिपेंडेंस की भी बात करेंगे, बैटल्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे जो सारा सिचुएशन आ रहा है वो यूरोपियन वर्सेस यूरोपियन आ रहा है। इट इज़ नॉट द नेटिव अमेरिकन वर्सेस यूरोपियंस, इट इज़ यूरोपियन वर्सेस यूरोपियन। अब ये बात हमने डिस्कस कर ली है कि अमेरिका वर्ड कहाँ से आया और ये कब बसना शुरू हुआ और ये सारी चीज़ें।
अमेरिकन को कुछ नाम दिए जाते हैं, जैसे यूरोपियंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप के वाइट पॉपुलेशन में आ जाते हैं। अब तो खैर काफ़ी डिफरेंस हो गया इनमें, लेकिन अमेरिकन के लिए कुछ नाम यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, तो वो नाम जब भी यूज़ होंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना, वो नाम अमेरिकन के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिकन के लिए नाम यूज़ होते हैं यांकीज़। अमेरिका में जो यूरोपियन मूल के लोग जो वहाँ पे सेटल्ड हुए हैं आज चाहे 500 साल पहले, उनको यांकीज़ बोलते हैं। अमेरिकन को पेट्रियट्स भी बोला जाता है। हालांकि पेट्रियट आप किसी भी देशभक्त को बोल देते हैं, लेकिन पेट्रियट स्पेशली अमेरिकन कॉलोनाइजर्स के लिए यूज़ होता था वर्ड। देन वर्ड इज कॉलोनिस्ट्स। ये 2-3 वर्ड्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं फॉर दोज वाइट पीपल, यूरोपियन पीपल जो अमेरिका में जाके सेटल हो गए। उनको कॉलोनिस्ट, पेट्रियट्स और यांकीज तीनों वर्ड से कहीं ना कहीं बुलाया जाता है। तो ये जो अमेरिकन रेवोल्यूशन की जो पूरी लड़ाई हुई, पूरा जो सिस्टम हुआ, इट वाज यांकीज वर्सेस द ब्रिटिश। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द अमेरिकन रेवोल्यूशन, वो किसके बीच में था? यांकीज वर्सेस ब्रिटिश। दोनों यूरोपियंस हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो यांकीज़ हैं वो कुछ साल पहले या कुछ जनरेशन पहले अमेरिका में आके बस गए थे, और उनका जो लिंक था यूरोप से वो काफ़ी हद तक टूट गया था। तो यांकीज़ वर्सेस ब्रिटिश पूरा ये रेवोल्यूशन चलेगा, जिसके कॉजेज़ आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो आई होप ये ब्रीफ बैकग्राउंड आपको क्लियर है। एक और थोड़ी सी बात करते हैं कि यूरोप को अगर आज आप देखें तो बहुत हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो 500 साल पहले ऐसा क्या था कि बड़े लोग, जैसे आज इंडिया में आप देख रहे हैं कि किसी को यूएस जाना होता है, किसी को न्यूजीलैंड जाना होता है, किसी को कहीं जाना होता है, तो वो लोग क्यों यूएस की तरफ रुख कर रहे थे? तो वाई द यूरोपियंस वर बेसिकली मूविंग टूवर्ड्स दिस न्यू वर्ल्ड जो कि अमेरिको जी ने नाम दिया? तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे कारण है रिलीजियस परसिक्यूशन। जस्ट 2-3 कॉजेस के 2-3 चीज़ें जो कि बैकग्राउंड में है, इसके बाद कॉजेस स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो रिलीजियस परसिक्यूशन, इसका मतलब क्या है? 500 साल पहले यूरोप में धार्मिक कट्टरपंथी बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे चर्च की ऑर्थोडॉक्सी चलती थी, चर्च की ऑर्थोडॉक्सी, चर्च की मोनोपोली। तो वहाँ पे जो लोग धर्म को उस तरीके से नहीं मानते थे, उनको तंग किया जाता था, परसिक्यूट किया जाता था। तो बड़े लोगों ने सोचा कि हमें इस कॉन्टिनेंट में, इस देश में रहना ही नहीं है, यूरोप में रहना ही नहीं है, हम किसी दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ पे कम से कम हमें कोई रिलीजन के नाम पे तंग तो नहीं करेगा। एंड देन अपॉर्चुनिटीज़। जब ऐसा लैंड गोरों को दिखा, यूरोपियंस को दिखा कि जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, थोड़े बहुत ट्राइबल लोग रहते हैं, बड़े आराम से रह रहे हैं, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, बाद में गोल्ड वगैरह भी फाउंड होगा वहाँ पे, डिस्कवर होगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ का लैंड बन गया यूएसए। और दोनों कॉन्टिनेंट्स की जो हम बात करते हैं, और ऊपर से ये जो यूरोपियंस हैं वो कॉलोनाइज भी करना चाहते थे डिफरेंट लैंड्स को अपने फ़ायदे के लिए। कॉलोनाइज, सो अपनी निजी प्रॉब्लम, रिलीजियस प्रॉब्लम, कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ों से दूर भागते हुए बड़े यूरोपियंस जो हैं वो यूएसए में चले गए, जो आज अमेरिकन्स कहलाते हैं। कुछ लोग 500 साल पहले गए, कुछ लोग 300 साल पहले गए, कुछ लोग 100 साल पहले गए, और ये जो प्रतिक्रिया है कहीं ना कहीं चलती जा रही है। सो ये बहुत ही ब्रीफ में कारण कि क्यों यहाँ पे लोग आए। अब यहाँ पे डिस्कस होगी बात के कॉजेस क्या थे इस रेवोल्यूशन के। यूरोपियंस जो कि अमेरिका में रह रहे थे, और यूरोपियंस स्पेशली ब्रिटिश की यहाँ पे बात होगी, क्योंकि आज जिस अमेरिका के इंडिपेंडेंस की बात होगी, डैट इज़ 13 कॉलोनीज़। वो 13 कॉलोनीज़ थी जो कि ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड थी, आज भी वहीं पे हैं। तो यूएसए पहले उतना बड़ा नहीं था जितना अब है, ग्रेजुअली उसने अपना एरिया को बड़ा किया है, तो पहले उतना बड़ा नहीं था। तो 13 कॉलोनीज़ या फिर 13 स्टेट्स, जैसे इंडिया में स्टेट्स बोलते हैं, तो 13 कॉलोनीज़ ने ही इंडिपेंडेंस मांगी, और या फिर इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई की, और उनको ही इंडिपेंडेंस मिलेगी। तो पहले यूएस इतना बड़ा नहीं था, ये चीज़ यहाँ पे नोट करी जाए। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात यह है कि क्यों इनको आज़ादी लेनी पड़ी, या फिर उसका बैकग्राउंड बेसिकली क्या है। तो यू नीड टू नो कि जो भी अमेरिका में यूरोपियन डिसेंडेंट्स आ रहे थे, वो बड़ी फ्री लाइफ जी रहे थे।
अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रहे थे, फ्री लाइफ जी रहे थे, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कंट्रोल नहीं था। सो वो अपनी ज़िंदगी एकदम मज़े से जी रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को कॉलोनाइज कर रहे थे। तो यूएसए जो कि एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी था आज से 300-400 साल पहले, वैसे तो अभी भी है, तो उसको अच्छे से यूरोपियंस हैं उसको एक्सप्लॉइट और कॉलोनाइज कर रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ जिससे यूरोपियन वर्सेस ब्रिटिश या फिर अमेरिका वर्सेस ब्रिटिश एक इक्वेशन यहाँ पे बननी शुरू हो जाती है। नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा लैंड था, जब हम कॉजेस के ऊपर आते हैं, कि जहाँ पे दो मेजर कॉलोनियल पावर्स compete कर रही थी। आज नॉर्थ अमेरिका में देखें तो दो बड़े देश वहाँ पे लोकेटेड हैं, कनाडा एंड यूएसए। कनाडा के पास भी बहुत ज़्यादा लैंड मास है, यूएसए के पास तो है ही है। सो कनाडा और यूएसए जो आज हैं, इन दोनों इलाकों में, दोनों कंट्रीज़ में मेजर टू पावर्स का रोल था, बाकी पावर्स का भी था लेकिन मेजर टू पावर्स का रोल था। फर्स्ट इज़ द ब्रिटिश जो अंग्रेज़ हैं, सेकंड इज़ द फ्रेंच। सो ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों का यहाँ पे रोल आता है। ब्रिटिश चाहते थे कि नॉर्थ अमेरिका ज़्यादा सारा उनके पास आ जाए, फ्रेंच चाहते थे कि उनके पास आ जाए। अब होता क्या है कि इनके बीच में एक लड़ाई होती है 1763 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वॉर यहाँ पे रहने वाली है, जिसको बोलते हैं 7 ईयर्स वॉर। ये वैसे काफ़ी साल वॉर चली थी लेकिन इसको नाम दिया जाता है 7 ईयर्स वॉर, जो कि 1763 में एंड होती है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। और इस लड़ाई में होता क्या है, ब्रिटिश फ्रेंच को हरा देते हैं और कनाडा का बहुत बड़ा पोर्शन ब्रिटेन के पास आ जाता है। सो फ्रेंच इज़ द लूजिंग पार्टी हियर एंड इट लॉस्ट अ लॉट ऑफ एरियाज एज वेल। काफ़ी सारे एरियाज़ को लूज़ कर देती है इंग्लैंड के ख़िलाफ़। तो यहाँ पे फ्रांस जब लूज़ करती है तो काफ़ी ज़्यादा हताश भी होती है। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था फ्रांस कि कैसे वो ब्रिटेन को हरास करे। लेकिन 1763 में ये जो कॉलोनियल वॉर है वो अंग्रेज़ यहाँ पे जीत जाते हैं। लेकिन जब भी कोई लड़ाई होती है तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि बहुत सारी सेना भी लगती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो अंग्रेज़ चाहते थे कि जो खर्चा है, जो सो कॉल्ड अमेरिका और कनाडा के लिए हो रहा था, ये वहाँ पे रहते जो लोग हैं उन्हीं से वसूला जाए। हालांकि वो यूरोपियन मूल के थे लेकिन उन्हीं से वसूला जाए, इंग्लैंड से उस पैसे को ना लाया जाए। और ये 1763 की अगर हम बात करें तो ये वही टाइम है जब इंडिया में भी फ्रेंच और इंग्लिश लड़ रहे थे। जब हम बात करते हैं कार्नाटिक वॉर्स की, और वहाँ पे भी अंग्रेज़ जो हैं वो फ्रांसीसी लोगों को हरा देते हैं। 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत जो फ्रेंच चैलेंज है वो लगभग ख़त्म हो जाता है इवन इन इंडिया। तो उसी का रिफ्लेक्शन हमें लगभग या फिर वही रिफ्लेक्शन हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिल रहा था उस टाइम पे। तो लड़ाई के बाद काफ़ी टैक्स बर्डन आ गया ब्रिटेन पे, तो वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाए इन कॉलोनीज़ पे, अमेरिकन्स पे, सो दैट उनका जो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है उसकी भरपाई हो पाए। लेकिन जो अमेरिकन्स थे जो अमेरिका में रह रहे थे, उनको ऐसी कतई उम्मीद नहीं थी कि इनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा, वो भी इनसे बिना पूछे। सो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इनके ऊपर टैक्स लगेगा। इनको ये इस गलत फहमी में थे जो अमेरिकन्स थे, जिनको हम कॉलोनिस्ट भी बोल सकते हैं, कि इन्होंने वॉर में हेल्प की है सो इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सो दे वर लाइक कि दे विल बी रिवॉर्डेड, इनको तो कोई रिवॉर्ड मिलेगा लड़ाई के बाद। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अगर सबसे बड़े कॉज की यहाँ पे बात करें तो 7 ईयर्स वॉर के बाद जो इकोनॉमिक बर्डन जो ब्रिटेन के ऊपर पड़ा, वो जो वसूलना चाह रहे थे अमेरिकन से, उसकी वजह से अमेरिकन काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और यही जो इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं बाद में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सो 7 ईयर्स वॉर जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पे कॉज है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए ओवर द अमेरिकन, जिसमें शुगर एक्ट आ जाता है, स्टैम्प एक्ट आ जाता है, क्वार्टरिंग एक्ट आ जाता है, टाउनशेंड एक्ट्स आ जाते हैं, टी एक्ट भी इसमें आता है। एक्ट्स को हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी सी अगर बात करें तो शुगर एक्ट में क्या था। शुगर एक्ट वाज बेसिकली, जो अमेरिकन थे वो काफ़ी शुगर स्मगल कर लेते थे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ और क्यूबा वाले एरिया में गन्ना काफ़ी होता है, तो शुगर वो स्मगल कर लेते थे, तो टैक्स का नुकसान होता था अथॉरिटीज़ को। तो उन्होंने स्मगलिंग वगैरह रोक के शुगर एक्ट को पास किया, जिससे ऑब्वियसली अमेरिकन को यहाँ पे लॉस होता है। स्टैम्प एक्ट क्या था कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, विल बी डिस्कसिंग इट लेटर ऑल्सो, मतलब अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट बैकग्राउंड कि जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, कोई पेपर है, कोई स्टैम्प है, कोई और डॉक्यूमेंट, कोई लीगल डॉक्यूमेंट की अगर बात करें,
जो भी डॉक्यूमेंटेशन सरकारी काम में यूज़ होता है उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया, और ये भी एक एडिशनल बर्डन हो गया अमेरिकन लोगों के लिए। उसके बाद क्वार्टरिंग एक्ट। क्वार्टरिंग एक्ट जो है वो बड़ा ही अजीब सा एक्ट था। इसमें अमेरिकन्स को एक हिदायत दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ब्रिटिश सोल्जर्स को अपने घरों में आपको रुकवाना पड़ेगा, जब भी ज़रूरत होगी आपको उनके लिए जगह देनी पड़ेगी। तो ये बड़ा ही एक अजीब सा एक्ट है। देन आते हैं टाउनशेंड एक्ट्स, जो कि 1760s से अगर शुरू कर लें, 1770s में सारे टैक्स, ये जो टैक्स पास होते हैं, जिसके बाद लगभग हर चीज़, टाउनशेंड एक्ट्स की अगर जैसे हम बात करें तो लगभग हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। कोई ग्लास है, कोई वाइन है, कोई और छोटे मोटे पदार्थ हैं। तो टैक्सेशन का जो लेवल है और टैक्सेशन की जो आइटम्स है, कमोडिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर आप अमेरिकन रेवोल्यूशन के नेचर को भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। इकोनॉमिक इश्यूज़ यहाँ पे काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं। तो जैसे हमने बात की कि टैक्सेस को अलग से डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे जस्ट नाम लिया है कि ये टैक्सेस जब आने शुरू हो गए उसकी वजह से अमेरिकन्स की नाराज़गी बढ़ती ही जाएगी, और 1770 से लेके 1783 तक इन 13-14 सालों में लड़ाई होगी, और जिसकी वजह से अमेरिकन्स इंडिपेंडेंट भी यहाँ पे हो जाएंगे। अब सेकंड यहाँ पे कॉज आता है इंडिपेंडेंट वे माइंडसेट एंड लाइफ ऑफ द कॉलोनिस्ट। कॉलोनिस्ट, फिर वही टर्म अमेरिकन्स के लिए यूज़ की गई है। अब यहाँ पे हमने पहली बात की थी कि यूरोप के रिलीजन, तौर तरीके, कट्टरपंथी, वहाँ की गवर्नमेंट्स, जो अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट्स हैं, उनसे बचने के लिए बड़े जो यूरोपियंस हैं वो अमेरिका की तरफ जाने लगे। किसी को बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, किसी को सरकार से बचना था, किसी को रिलीजियस कट्टरपंथी से बचना था। तो यहाँ पे आने वाले गोरे वैसे भी लिबरल माइंडसेट के थे। दे वर लुकिंग फॉर लिबरलिज्म, जहाँ पे इनके ऊपर रोक टोक बहुत कम हो। सो अमेरिकन्स को एक चीज़ हमेशा से प्यारी रही है, डैट इज़ देयर लिबर्टी। हालांकि अति हर चीज़ की ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से अमेरिका आज थोड़ा बहुत सफ़र कर रहा है। बट वेन एवर यू टॉक अबाउट अमेरिकन्स, समथिंग दे एब्सोल्युटली लव इज़ लिबर्टी, कि उनको कोई तंग करने वाला नहीं चाहिए। उनके जो राइट्स हैं, अगर हम इंडिया में भी फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो दे वांट देयर राइट्स टू बी गार्डेड एट ऑल कॉस्ट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वे और माइंडसेट की बात करें तो शुरू से ही रहा है अमेरिकन्स का कि हमारे ऊपर ज़्यादा रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। जो इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग को अगर आप थोड़ा भी कंट्रोल करोगे तो वो रिवोल्ट के मूड में आते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू द फैक्ट कि लिबरलिज्म के वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा शुरू से ही इनग्रेन्ड थे, सो वो ज़्यादा धक्काशाही नहीं सहने वाले थे। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे पॉइंट है विच हैज़ टू बी नोटेड। देन है द रोल ऑफ द फिलोसोफर्स। जब आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो और आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे फिलोसोफर्स को पढ़ रहे हो जो कि आपको इंडिपेंडेंट होने की बात करता है, आपको राइट्स एक्सरसाइज करने की बात करते हैं, जो बात करते हैं कि भाई सरकार अगर कोई चलाएगा तो हमारी रजामंदी से चलाएगा, जिसको कहते हैं कंसेंट ऑफ द गवर्नड, जो कि राजशाही में विश्वास नहीं रखते हैं, जो कि इंडिपेंडेंस में, ह्यूमनिज्म में, ठीक है, इस तरीके की वैल्यूज़ में विश्वास रखते हैं। जब वो इनको और ज़्यादा पढ़ेंगे तो उनके विचार और ज़्यादा इंडिपेंडेंस वाले होंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है टॉम पायन नाम के फ़िलासफ़र का, जिन्होंने एक 47 पेजेस का पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम था कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस में वो कह रहे हैं अमेरिकन्स को कि भाई तुम्हारे साथ बहुत धक्केशाही हो रही है, आपको इंडिपेंडेंस के लिए पुश करना चाहिए। इकोनॉमिक और पॉलिटिकली काफ़ी दबाया जा रहा था अमेरिकन्स को, जैसे कि हमने पहले भी बात की है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें इनसे बिना पूछे की जा रही थी। तो दे शुड बी, अमेरिकन शुड बी पुशिंग फॉर इंडिपेंडेंस। वो असल में कहा जाता है कि तलवारें चलने से पहले पेन चलता है। तो मतलब कि किसी भी रेवोल्यूशन से पहले वो आइडिया जनरेट होता है, तो वो टॉम पेन जैसे फिलोसफर्स के थ्रू जनरेट हो रहा था। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क, जो कि इसी डायरेक्शन में बात करते हैं कि इंसान के राइट्स होने चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, सरकार धक्काशाही नहीं कर सकती, उसको नहीं करना चाहिए, सब इंडिविजुअल के अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं,
फ्रीडम और ये सारी बातें जो थी वो थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क जैसे जो बढ़िया फिलोसफर्स हैं, बहुत बड़े और उच्च कोटि के फिलोसफर्स हैं, यहाँ पे कर रहे थे। जैसे मॉन्टेस्क ने आइडिया दिया था सेपरेशन ऑफ पावर्स। सो ऑल दे वांटेड वाज अ लिमिटेड गवर्नमेंट, कि सरकार वो करनी चाहिए जो उनकी सिटीजन उनको बोल रहे हैं करने को। ठीक है, तो फिलोसफर्स का रोल बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है, इसको सबसे इम्पोर्टेंट कॉजेस में काउंट किए जाना चाहिए। इसमें अगर एक और पॉइंट ऐड करें तो जैसे ही हम बात करते हैं कि इंग्लैंड ने थोड़े थोड़े टैक्सेस लगाना शुरू किए और अमेरिकन जैसी परेशान होने शुरू हुए आफ्टर द 7 ईयर्स वॉर, तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना ली थी इन्होंने, अमेरिकन ने, जिसको बोलते थे द सन्स ऑफ लिबर्टी। द सन्स ऑफ लिबर्टी। अब इसमें कुछ पर्सनालिटीज़ हम डाल सकते हैं कि कौन कौन थे, जैसे कि थॉमस जेफरसन, जो कि तीसरे प्रेसिडेंट बनते यूएसए के, थॉमस जेफरसन। जैसे कि जेम्स ऑटिस, सैमुअल एडम्स, ये 2-3 नाम आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं अलग से, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, तो सन्स ऑफ लिबर्टी इन्होंने बनाया हुआ था कि हम धक्काशाही अपने साथ नहीं होने देंगे एंड विल बी पुशिंग फॉर द इंडिपेंडेंस। चौथा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है द रिस्ट्रिक्शंस, फ्रीडम एंड आइसोलेशन ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अब जब भी हम एक मैप लेकर अगर देखते हैं कि यूरोप से कितना दूर है नॉर्थ अमेरिका, कितने डिस्टेंस पे है, तो वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको यूरोप से नॉर्थ अमेरिका जाना है, इवन बाय एयर भी आज बहुत टाइम लग जाता है, और पहले तो शिप्स चलती थी तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता था। तो जो यूरोपियंस माइग्रेट करके आते थे अपने लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यूएसए में, यूएसए बाद में जो बनता है अमेरिका में आते थे, तो उनका धीरे धीरे डिटैचमेंट होता गया अपने मदरलैंड से, चाहे वो ब्रिटेन से आ रहा है, चाहे वो इटली से आ रहा है, चाहे वो कहीं से भी आ रहा है। सो डिटैचमेंट की जब सेंस आने लगी जिस भी देश से वो आ रहे थे, तो फिर वो अमेरिकन्स बन के रह गए और अपनी मदर कंट्री, जो भी उनकी यूरोप में मदर कंट्री रही होंगी, तो उनसे उनकी अटैचमेंट टूटती गई। तो इस आइसोलेशन की वजह से उनको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं थी इस बात से कि ब्रिटिश रूल यहाँ से चला जाए। वो रादर ये चाहते थे कि अगर लंदन से हमें रूल किया जा रहा है तो एक अच्छी बात नहीं है, हम अमेरिका से ही खुद को रूल करेंगे और देख लेंगे खुद को रूल कैसे करना है। सो ज्योग्राफी में जो आइसोलेशन है और जो जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो बहुत दूरियां हैं यूरोप और अमेरिकाज में, इसकी वजह से भी अमेरिकन इंडिपेंडेंस संभव हो पाती है। तो जोग्राफिकल कॉज हो गया अगर हम इसको देखें। अब भले ही यूएस में 13 कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज, लेकिन इन हर कॉलोनी में अपने लेजिस्लेचर थे, अपने इनके विधानसभाएं जैसे इंडिया में होती हैं लेजिस्लेचर्स थे, लेकिन उनमें जो रॉयल गवर्नर्स थे वो ब्रिटेन ही अपॉइंट करते थे। प्रैक्टिकली लेजिस्लेचर्स को काफ़ी इंडिपेंडेंटली रन किया जाता था, लेकिन फिर भी गवर्नर के पास सारा कंट्रोल होता था। तो जब ज़्यादा टैक्सेस बढ़ने लगे और प्रॉब्लम्स आने लगी, तो गवर्नर्स जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के कहने पे चलते थे, तो ये जो पोजीशन है बड़ी प्रॉब्लमेटिक होने लगी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट सारे कानून बनाने लगा, सारे टैक्सेस पास करने लगा, और काफ़ी ऐसी मेजर्स लेके आया जो अमेरिकन को पसंद नहीं आ रहे थे, जो कि ऑलरेडी बहुत फ्रीडम लविंग पीपल थे। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज बना जिसकी वजह से अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है और लड़ाइयाँ भी होती हैं। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्सट्रीम कंट्रोल जो कि 1770s में बढ़ता ही जाता है, ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि अमेरिकन्स हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए कहीं ना कहीं पुश करना शुरू कर देते हैं। और जितने भी टैक्सेस बाय द वे हमने हल्का सा जिसका रेफरेंस लिया, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही पास कर रहे थे, और अमेरिकन यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे एक बहुत फेमस लाइंस आ जाती हैं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन।
कि अगर हम पे टैक्स लगाना है तो हमसे पूछ तो लो पहले, जो कि उनकी जायज़ डिमांड यहाँ पे लग रही है। तो ये दिया था जेम्स ऑटिस, जिसको हमने डिस्कस किया था। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेवोल्यूशन है ये काफ़ी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन नेचर है, जिसमें एक इमोशनलिज्म वाले जो पॉइंट्स होते हैं जो अदरवाइज नेशनलिज्म से जुड़े होते हैं वो बड़े कम हैं। अब आ जाता है द कंट्रोल, करप्शन एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश। अब एक दो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके बाद जो ब्रिटिश है वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। उनको लगा कि हम अमेरिकन को बड़ी ढील दे रहे हैं, लेकिन ये लोग सर पे चढ़े हुए हैं। सो एक तो होता है बॉस्टन मैसेकर, जहाँ पे 5 लोग मारे जाते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश सोल्जर्स के खिलाफ, जो कि 1770 में होता है। एंड देन होती है बॉस्टन टी पार्टी। ये पार्टी तो क्या थी, जो कि 1773 में होती है। अब बॉस्टन मैसेकर में क्या होता है, कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आते हैं ब्रिटिश के खिलाफ, लेकिन जैसे प्रोटेस्टर्स थोड़ा सा प्रोवोक करते हैं सोल्जर्स को, तो कुछ सोल्जर्स बिना ऑर्डर्स के चला देते हैं अपनी जो बंदूक है, उसमें 5 लोगों की डेथ हो जाती है। बाद में केस भी चलता है, लेकिन सबको सज़ा वहाँ पे नहीं होती है। बॉस्टन टी पार्टी में क्या था, टी एक्ट पास हुआ था, जिससे नुकसान हो रहा था अमेरिकन को। सैमुअल एडम्स, जो नाम हमने पहले डिस्कस किया था, वो नेटिव इंडियंस के बेस में आ जाते हैं और टी के जो बॉक्सेस हैं वो सारे के सारे समुंदर में फेंक देते हैं। उसको उन्होंने बोला कि हम पार्टी कर रहे हैं। उस टाइम पे एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस नाम की चीज़ नहीं थी, तो उनको ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि एक्चुअली वो ओशन को हार्म कर रहे हैं। तो इसके बाद करप्शन कह लो या सिस्टम कह लो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन अमेरिका बहुत सख्त होता गया। बिना बात के अमेरिकन को सज़ा हो जाती थी। जो ब्रिटिश सोल्जर्स या फिर जितने भी ब्रिटिश लोग थे, कोई ऑफिशियल्स थे जिनके अगेंस्ट करप्शन या क्रिमिनल चार्जेस थे, उनको हल्की सज़ा मिलती थी। तो जो चीज़ें हम इंडिया में देख सकते हैं ब्रिटिश राज से कनेक्ट करके, कुछ हद तक सिमिलर चीज़ें अमेरिकन फेस कर रहे थे इन अमेरिका। और वो एग्रेशन इन चीज़ों की वजह से भी आ रहा था, जैसे हमने बॉस्टन मैसेकर और बॉस्टन टी पार्टी की बात की, जो कि 1770s में आती हैं। तो सिस्टम भी ऐसा था जिसकी वजह से अमेरिकन को लगना शुरू हो गया था कि अब आज़ादी ही एक हल रह गया है, और जो ब्रिटिश हैं वो हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटिश ने एक एक्ट भी पास किया था 1774 में, जिनको इनटॉलरेबल एक्ट्स कहा जाता है। इनटॉलरेबल एक्ट्स, जिसकी वजह से उन्होंने सीधा बोल दिया था कि हम वो करेंगे जो हमारा मन करेगा, जो टैक्स हमें पास करना होगा वो हम धड़ल्ले से यहाँ पे करेंगे। तो ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है। और 1783-84 में जब ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है, तो सबसे पहला आज़ाद जो देश यहाँ पे बनता है फ्रॉम जिसने यूरोपियन से आज़ादी ली, सो वो बनता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये अमेरिकन की आज़ादी के लिए ये काफ़ी जो कॉजेज़ हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि इट वाज अ वाइट वर्सेस वाइट रेवोल्यूशन। यूरोपियंस ही यूरोपियंस के खिलाफ थे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो नेटिव अमेरिकन्स थे, नेटिव इंडियंस थे, वहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे जो कितनी सदियों से वहाँ पे जी रहे थे, वो किसका साथ दे रहे थे, अगर दे रहे थे तो वो साथ दे रहे थे ब्रिटिश का। तो नेटिव इंडियंस वो इन अमेरिकन से परेशान आ रखे थे, क्योंकि अमेरिकन मैक्सिमम उनके एरियाज़ को हथियार रहे थे। सो नेटिव इंडियंस सपोर्टेड द ब्रिटिश। और आज भी जो अमेरिका हम देखते हैं वो नेटिव इंडियंस की लाश पे ही बना हुआ है, नेटिव इंडियंस के ही लैंड पे बना हुआ है, जो जिसको काफ़ी जो यूरोपियन डिसेंडेंट अमेरिकन हैं प्राउडली अपना देश बोलते हैं। तो अगले वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, जिसमें काफ़ी और बातें की जाएंगी, बैटल्स की बात होगी, कॉन्सिक्वेंसेस की बात होगी, एक्ट्स की बात होगी। तो आप रिवाइज करते रहिए और अपना ध्यान भी यहाँ पे रखिए, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको क्वेश्चन फॉर्म में प्रैक्टिस भी करते रहिए। जय हिंद।